Nothing but just a part 2 due to some technical reason Wi-Fi के उससे that got disconnected, so we have connected through separate link. Okay. चलो. So we were on this, that is कि मैम अगर हमारा रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल की बात चल रही थी कि मैम इफ इट इज रिवर्सल तो रिवर्सल के केस में क्या. ठीक है, तो दिस आर द केसेस ऑफ रिवर्सल. मैम सपोज करो कैंसिलेशन ही कर दिया हमने हमारे रजिस्ट्रेशन का, वी डोंट वांट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन गॉट कैंसल्ड. तो अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होता है, अरे भाई समझो जहां जहां आगे अब कोई स्कोप नहीं है कि यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, रिवर्सल इज नीडेड. हमको क्या चाहिए? रिवर्सल चाहिए. हम कभी ऐसा भी तो हो सकता है हम कैपिटल गुड्स सेल आउट कर देंगे. हाँ हो सकता है. इन द मिडल यू कैन सेल द कैपिटल गुड्स. अगर मैम मिडिल में हम कैपिटल गुड्स सेल कर देंगे तो या तो सेल्स प्राइस पे जो जीएसटी लगेगा, यू आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, सेल्स प्राइस पे व्हाट एवर जीएसटी इज देयर और व्हाट एवर क्रेडिट इन द आईटीसी विच एवर इज हायर, उतना हमको पे करो क्योंकि तुमने सेल आउट किया है. यू हैव डन अ ट्रांजैक्शन फॉर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स. सपोज मैम कैपिटल गुड्स सेल किए थे 50 लाख के और उस पर लेट्स से 18 लाख का जीएसटी इज देयर और मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी 21 लाख. कितना पे करोगे? 18 नहीं, 21 लाख पे करो. उल्टा हो गया मैम, सेल किया 21 लाख इज द जीएसटी एंड यहाँ पे कितना आ रहा है? लेट्स से कि 18 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है. कितना पे करोगे? विच एवर इज हायर. तो यू हैव टू पे विच एवर इज हायर. अंडरस्टूड? तो ये क्या है मेरा? ये है सेक्शन नंबर 18. या तो बोलता है कि कब मिलना स्टार्ट होगा या तो बोलता है कब रिवर्सल स्टार्ट होगा. अंडरस्टूड? तो आर यू गेटिंग? इट वाज ओनली 16 एंड 17. इसके बाद का तुम जॉब वर्क का देखोगे तो ऑलरेडी जॉब वर्क में वी हैव डन दिस कि विद इन कितने ईयर्स के अंदर इनपुट आना चाहिए, 1 ईयर के अंदर, 3 ईयर के अंदर कैपिटल गुड्स आ जाने चाहिए. तो जॉब वर्क का वो पार्ट यहाँ पे देके रखा है इन सेपरेट सेक्शन. तो अभी आई एम गिविंग यू, यू वांट ब्रेक और यू वांट टाइमर फॉर रीडिंग. क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए अभी, बिकॉज अनदर 1.5 आवर वी विल टेक द क्लास. तो ब्रेक चाहिए तो ब्रेक बोलो, रीडिंग सेशन चाहिए तो रीडिंग सेशन बोलो, जैसे तुम्हारी श्रद्धा भक्ति. ब्रेक मैम. तो शुड आई गिव अ 20 minutes break? Okay, more than sufficient. 20 minutes. Yes ma'am. ठीक Yes है, ma'am. so we will take a 20 minutes का break and timer over here and then we will start after 20 minutes. Okay, thank you. Okay.
Now you start with that question number 16. ठीक है, अल्फा बीटा गामा एक बार तुम्हारे लेवल पे पहले रीड करके देखो एंड ट्राई टू नोटिस उसमें क्या वही दिया हुआ है. एंड वन मोर थिंग, नोटिस ये करो उस क्वेश्चन में वो रॉ मटेरियल वाला पॉइंट भी है. अल्फा बीटा गामा के बाद एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 16. इट इज गिविंग एक्स वाई जेड रॉ मटेरियल काइंड ऑफ समथिंग है क्वेश्चन में. दो एक जैसे क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा के दो क्वेश्चन है. इज इट गिविंग दैट रॉ मटेरियल? Last two adjustments, sir. Last three adjustments are the raw material used for manufacturing. है ना. उसमें दिया अक्टूबर मंथ में परचेस किया अल्फा बीटा ऐसे करके, फिर एक्स वाई जेड भी मशीनरी है उसके अंदर. अल्फा बीटा के बाद एक्स वाई जेड मशीनरी. यस दैट क्वेश्चन एक बार तुम अपने लेवल पे सिर्फ रीड करो एंड उसमें सबसे पहले तुमको क्या करना है. दे वुड बी सेइंग, अब पता नहीं अगर मंथ चेंज किया हो तो अक्टूबर मंथ का यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स पेबल. ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स पेबल फॉर अक्टूबर मंथ. मैम अक्टूबर मंथ का टैक्स पेबल निकालना, उसके पहले मेरे को टैक्स पेबल निकालने से पहले मुझे देखना होगा कि कितना कॉमन क्रेडिट है, कितना क्रेडिट एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना चाहिए. तो मेरा उसका इंफॉर्मेशन नंबर 1 यही मांगता है, वो कितना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा. मैम कितना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा उसके लिए आई हैव टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं हो अक्टूबर मंथ में कोई पहले एग्जेम्प्ट नेचर की मशीनरी थी, अब वो अचानक से टैक्सेबल हो गई, तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर एंड क्वार्टर 5% माइनस करके भी तो इस बार अक्टूबर मंथ की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इट शुड कम. जो पहले ले लिया वो तो ले लिया, बट अक्टूबर मंथ के चेंजेस ही तो देके रखे होंगे उसमें कि पहले गामा इसमें यूज होता था अब बीटा इसमें यूज होता है. वो चीज तुमको चेक करनी है. पहले मैं तुमको क्यों दे रही हूँ, तो मैं हिंट भी दे रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाना है वो चेक करोगे. वो चेक करने के बाद क्या देखोगे, क्रेडिट लेजर में तो चला गया, अब कॉमन क्रेडिट कितना है. अब वो कॉमन कॉमन निकालना. सेकंड उसने यही बोला है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट कॉमन क्रेडिट. तो यू विल ट्राई टू कैलकुलेट कि कॉमन क्रेडिट क्या क्या है वो कैलकुलेट करो. फिर कॉमन क्रेडिट के बाद थर्ड बोलता है कि रिवर्सल कितना होना चाहिए. तुम्हें रिवर्सल मतलब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या क्या पे करोगे. तो मैम जितना रिवर्सल होगा वो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आएगा मेरे, तो वो भी तुमको क्या करना है थर्ड स्टेप में वो कैलकुलेट करना है. तो मैम ये क्वेश्चन क्या स्टेप बाय स्टेप पूछा है. अगर आई एम रॉन्ग इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉमन क्रेडिट भी गलत निकल सकता है, और कॉमन क्रेडिट भी गलत निकल सकता है तो रिवर्सल वाला पार्ट भी गलत निकलेगा. अगर मैम ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 4 थिंग्स हैव बीन आस्क्ड, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, भूल जाओ स्टेप वाइज मार्किंग. आर यू गेटिंग? So I'm giving you the 10 minutes. सिर्फ 10 मिनट्स ही दूंगी क्योंकि वो एक बार में नहीं होगा, बट आई वांट कि पहले पढ़ लो और एक बार अपने लेवल पे सॉल्व मत करना. ये अब ऐसा हुआ है तो इसका एग्जाम 5% पर क्वार्टर, तुम्हें बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर माइनस भी करना है. मेरे को बस उतना ही चाहिए कि तुम ये सब चीजें समझ लो. तो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में दिया दिस इज यूज फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस का गुड्स, तो उसका तो आईटीसी वैसे भी नहीं मिलना. फिर दिया दूसरा रॉ मटेरियल यूज फॉर स्पेसिफिकली अल्फा, तो चेक करो अल्फा एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है. आर यू गेटिंग? मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन का क्रक्स बता दिया तुमको कि दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन. 10 मिनट्स में मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, तुम समझ लो कि करना क्या है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. करो. आज की क्लास के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना. इवन हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो बी पेशेंस कि आज थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि मिडिल में ऐसे ही नहीं छोड़ सकती कि हो गया करके. ठीक है.
डन विथ द रीडिंग? लक्ष्मी, रीडिंग नहीं हुई अभी? Yes, ma'am. But not able to solve, ma'am. No, I was not saying that to solve. Just you should understand कि कहाँ पे 5% you have to subtract. मेन तो वही है कि कहाँ पे we have to subtract 5%. अभी देखो, मैंने तुम्हें ये चीज बता दी ना क्या कि if they are asking like this, कोई स्टेप वाइज मार्किंग मिलने वाली नहीं है अगर गलत करते हो तो। क्यों मैम? देखो कितना क्रेडिट लेके जाओगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसी से कहीं ना कहीं कॉमन क्रेडिट डिफाइन होता है, यहाँ नहीं होता। आई विल टेल यू, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी रीजन बता दूंगी। बट अगर ये सही है तो पूरा 2 मार्क्स। मैम ये थोड़ा सा गलत है, लिटिल बिट गया। मैम यहाँ पे क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, अगर थोड़ा सा गलत है गया। मैम थोड़ा सा गलत है गलत, मतलब 2 मार्क्स में कोई तुम्हें स्टेप वाइज मार्किंग देने वाला नहीं है। बट मैम इसको हटा दो, ये 1 2 3 को मैंने पूरा हटा दिया। अगर लास्ट में सिर्फ ये लिखा होता जीएसटी लाइबिलिटी पेबल टू कैश लेजर, ये निकाल के दो, क्या तब स्टेप वाइज मार्किंग होती? यस, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पेमेंट करना है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया मैम। बड़ी जल्दी बोलते हो तुम लोग। मैं सोच रहा था कोई ना कोई बोलेगा, कोई नहीं बोल रहा। I was also thinking Abdul will tell. That's why I was waiting. पहले आप चल रहे हैं यहाँ तो इतनी इज्जत एक दूसरे को कि पहले आप नहीं पहले आप। उतने में पता चले पूरी क्लास ही पढ़ा रही है, ये लोग सोचे कोई तो बोलो। वो भी लास्ट क्लास में मिल रही है मैम। अब मिल तो रही है, ये तो सोचो मिल रही है। मैम मैं इतना बुरा हूँ क्या मैम? मैम मैं बुरा होता ही रहा हूँ मैं डाउट्स पूछ के। तो क्या बोलो? हकीकत में आके ये डाउट्स का आके मुझे जैसे डाउट्स आते हैं सबको ही आते रहेंगे मैम, बट आके मैं ही बुरा होता ही रहूंगा हर एक बार। हकीकत में आके ओहो क्या बोलूं मैं अभी? एक्चुअली मैं आके डाउट्स नहीं पूछूंगा मैम, मैं आके सवाल करूंगा। वो आके मुझे अपील से स्टार्ट हुआ है वो। मतलब दुनिया तो है ही ऐसी अब्दुल, बोलने वाले को बुरा ही बोलती है और जो चुप करके बैठा रहता है उसको बोलती है कितना शांत बैठा हुआ है। ठीक है, हमारा अब्दुल तो बुरा हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। चलो तो ये आके अपन क्या स्टार्ट करते हैं, ये आके अपन स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग। हुई? बोलो ये आके हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई मैम मेरे से तो। हुई मैम। हुई ना? बस चलो, तो ये आके अपन आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी देखो मैंने क्या बोला, अगर ये 1 2 3 4 है, दिस इज 1 2 3 4, तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स है, तो यू वुड नॉट गेट एनी स्टेप वाइज मार्किंग। बट मैम अगर ये नहीं होता, डायरेक्टली दे वुड हैव बीन आस्किंग जीएसटी लाइबल पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो मैम डेफिनेटली क्या होती, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती ही मिलती। बिकॉज लास्ट में उन्होंने एक आंसर पूछा है, तो अभी अगर 8 मार्क्स का हो गया तो 8 में यू कैन गेट 3, बट 2 आउट ऑफ 0 ही होता है। ठीक है, अगर कुछ भी मिस्टेक है तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, ये समझ लेना। अब मैम चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था कि ये रजिस्टर्ड कहाँ है? यूपी में। क्यों 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 क्यों? अरे आई हैव टू सी आईजीएसटी एसजीएसटी क्या होने वाला, सीजीएसटी होने वाला है, फॉर दैट पर्पस दे हैव गिवन। इसके 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा बीटा और एक एग्जाम प्रोडक्ट है गामा। तो 3 तरह के प्रोडक्ट्स है, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है क्या हमारा गामा। लेकिन मैम अब भी गामा एग्जाम्प्ट है, लेटर ऑन गामा टैक्सेबल हो जाएगा और मेरा क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगा? बीटा एग्जाम्प्ट होगा। मतलब लेटर ऑन वाली बात समझ गए? अभी जब मैंने फोकस अब इधर, हाँ अब्दुल, हंसना वसना भी बाद में। मैम अभी जब मैंने अभी क्या किया, अभी बोला कि अल्फा एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, बीटा एक टैक्सेबल प्रोडक्ट है, गामा क्या है? मेरा एग्जाम्प्ट है। बट लेटर ऑन मैम, लेटर ऑन का मतलब क्या है? इस वक्त जब आप मशीन खरीद रहे होगे ना फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो इंटेंशन कुछ और है कि 2 टैक्सेबल एक एग्जाम्प्ट एंड दैट इज गामा।
लेटर ऑन एक नोटिफिकेशन गामा को टैक्सेबल बना रहा है एंड बीटा को एग्जाम कर रहा है, तो आर गेटिंग वो फ्लिपिंग चालू होगी, जो हमने डिस्कस की थी ना कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में, कि फ्लिपिंग होगी आगे, कि पहले तुम लाए थे प्योरली टैक्सेबल पर्पस के लिए, आगे जाके एग्जाम्प्ट हो गया। पहले लाए थे एग्जाम पर्पस के लिए मशीनरी, आगे जाके क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। ये वही तो देख के रखा है, ये लाइन ही वही है कि आगे जाके तुम्हें वही चीजें करनी है जिसका तुम्हें डर था, मतलब तुम्हें रूल नंबर 43 अप्लाई करना है। ठीक है मैम, ये क्यों दिया अल्फा बीटा गामा का टर्नओवर, क्यों, याद करो, टर्नओवर नहीं चाहिए एग्जाम टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए, कि व्हेन माय टोटल टर्नओवर इज इतना, तो मेरा आईटीसी इतना, तो मेरा इस बार का एग्जाम टर्नओवर इतना है, तो मेरा आईटीसी का रिवर्सल कितना। फॉर द रिवर्सल ऑफ आईटीसी बोलो टर्नओवर चाहिए कि नहीं चाहिए, नॉडिंग यस और नो, चाहिए। अब मैम बोलते कि देखो हमने क्या किया, ये क्या है, अक्टूबर के पहले मशीनरी यू परचेज ऑन अक्टूबर, इस दिन हमने मशीनरी यू परचेज की फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट के लिए परचेज की। हाँ, इसका मतलब एक्सक्लूसिवली यू हैव परचेज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई, दोनों के लिए परचेज कर रहे थे। तो ये इंटेंशन था कि ये यूज होगा बोथ द प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट के लिए इसको यूज करेंगे मैम। जब दोनों प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे, अब भी के अब भी आईटीसी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। चेक कर ले मैम ये गया क्या, हाँ, मशीनरी यू का आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये गया 3600 टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी में चला, आईटीसी गया। पहला क्वेश्चन भी यही था ना, व्हाट इज द आईटीसी दैट यू विल मूव टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो ये तो पहला डन। सेकंड मैम, वी परचेज की ऑन दिस डेट, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्फा गामा। मैम 1 अक्टूबर बोल रहे हो ना, 1 अक्टूबर को एग्जामिशन नोटिफिकेशन चेंज वाली आ गई थी, इस दिन भी अल्फा लेकिन मैम तब भी टैक्सेबल था और गामा भी टैक्सेबल हो गया है, फ्लिपिंग हो चुकी है 1 अक्टूबर को। तो अल्फा तो वैसे भी मैम टैक्सेबल था, गामा अब टैक्सेबल हो गया, तो इट इज एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस के लिए। मैम जब एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पर्पस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो जाएगा, अभी के अभी जाएगा ना, चेक कर लें। हाँ मैम, एक्सक्लूसिवली था, दिखाई कि एक्सक्लूसिवली वर्ड ये रहा, एक्सक्लूसिवली अदर देन एग्जाम सप्लाईज के लिए। ठीक है मैम, फिर क्या, मशीन डब्ल्यू खरीदी सेम डेट को एक्सक्लूसिवली टू मैन्युफैक्चर बीटा। मैम अभी आपको याद आ रहा है, बीटा को अभी क्या किया, एग्जेम्प्ट किया है। तो मैम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंचाएंगे, अरे नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचाया, बिकॉज एग्जाम पर्पस के लिए कैपिटल गुड्स यू हैव परचेज नहीं देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्या समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है मैम। इसके बाद मशीनरी एक्स, ये क्या है मैम, ये तो अभी खरीदी थी, ये पहले ही खरीद चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव परचेज्ड। तो बोल रहे हैं मशीनरी एक्स परचेज्ड ऑन अक्टूबर 1 3 years बिफोर दिस डेट, आज से 3 साल पहले खरीदी थी। अब लेटर ऑन, अब क्या चेंजेस है वो देखते हैं। अब जब 3 years पहले हमने खरीदी थी, इट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ गामा, पहले मैंने एग्जाम पर्पस के लिए खरीद के लाया था, बिकॉज अर्लियर एग्जाम क्या था, गामा एग्जाम था। मैम आफ्टर 3 years गामा अब टैक्सेबल हो चुका है, और बोलते साथ में इस डेट से मशीनरी को हम बीटा के लिए भी यूज करेंगे, मतलब गामा के लिए तो यूज होती थी, अब बीटा के लिए भी यूज होगी। लेकिन मैम पता है क्या, गामा पहले एग्जाम था, अब टैक्सेबल हो गया, और बीटा एग्जाम हो गया, तो मतलब अब ये मशीनरी टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है। मैम रुको, लेकिन जब ये मशीन खरीदी थी इट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम पर्पस, यस। तो मैम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा या नहीं जाएगा उस टाइम, नहीं उस टाइम तो नहीं जाएगा। मैम अभी पहुंचा है पूरा 90,000 यू विल क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, नहीं मैम पूरा 90,000 नहीं पूरा 90,000, 5% per quarter will reduce. ये क्या हो गया मैम, पूरा 90,000 समझा रही हूँ, ये करेक्ट है या 90,000 अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाओ, बस इसी मंथ में 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर जो तुम्हारा होगा ना, दैट इज मशीनरी कौन सी थी, ये मेरी एक्स,
वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा पता है? वो ऐड हो जाएगा मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। उसका जो अमाउंट है मेरा, वो अमाउंट किस में ऐड हो जाएगा? मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। मतलब एक तरफ तुमको असेट दे दी, लो तुम्हारी 90,000 की असेट, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी पोर्शन में कितना ऐड कर दिया? 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर। तो नेट तुम्हें कितना मिला? आर यू गेटिंग? नेट तो तुमको क्या मिला? इधर 90,000 की एसेट क्रिएट करे, इधर लाइबिलिटी 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, रिवर्सल दिखा दिया। अल्टीमेटली तो इफेक्ट वही हुआ ना। तो बोलते अभी तो पूरा 90,000 लेके जाओ, बट क्या बोला है? द इनएलिजिबल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द कैपिटल गुड्स, वही 5% पर क्वार्टर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर, वो कितना आता है? 54,000। कहाँ पे ऐड होगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। अंडरस्टूड? ये 54,000 here, this has been added to output tax liability. एक बार मैं चेक करती हूँ किधर लिखा है, बट हाँ 54,000 will be added to your output tax liability. कितना समझ में आया? कौन सी मशीन थी ये मेरी? X। मैम Y का क्या? Y भी परचेस किया था 4 years ago एक्सक्लूसिवली बीटा के लिए। मैम उस वक्त बीटा टैक्सेबल था, तो मैम क्रेडिट में तभी चला गया था। समझ रहे हो? कार्तिक थोड़ा सा कैमरा सही करो। मैम उस वक्त टैक्सेबल था, मतलब जब मैंने खरीदा था एक्सक्लूसिवली उसी वक्त चला गया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आज नहीं लेके जाना। बट मैम एक चीज क्या हुई पता है? अभी गामा के लिए भी यूज हो रहा है और बीटा तो यूज होता ही था। मैम बीटा अब एग्जेम्प्ट हो चुका है, सॉरी बीटा अब क्या हो चुका है? हाँ एग्जेम्प्ट हो चुका है, और गामा टैक्सेबल हो गया। Now earlier it was only for the purpose of taxable supply, now both the cases में यूज होगा। तो अब रिवर्सल स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो पहले भी जा चुका था। मैम ये वाला तो पहले भी जा चुका था, इसको कुछ नहीं करना है। अब हमें सिर्फ क्या स्टार्ट करना है? रिवर्सल, क्योंकि एग्जेम्प्ट नेचर के लिए तो यूज कर रहे हो ना, तो मंथली रिवर्सल स्टार्ट करेंगे। तो मैम ये Z क्या है? Z 2 years पहले परचेज किया, तो तीनों प्रोडक्ट के लिए, मतलब पहले भी बोथ द वे में यूज होता था, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, अब भी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट में यूज होगा। अभी हम क्रेडिट कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल पेज पे जो रिवर्सल होना चाहिए वो रिवर्सल चेक करेंगे। समझ में सब कुछ है इस क्वेश्चन में, जो हमने अभी समझा था ना कॉन्सेप्ट, सब कुछ है। मैम अब रॉ मटेरियल पे आ जाए, तो रॉ मटेरियल अल्फा के लिए यूज होता है, पहले भी टैक्सेबल के लिए था, आज भी टैक्सेबल है। मैम रॉ मटेरियल बीटा के लिए परचेज कब किया? आफ्टर द नोटिफिकेशन डेट। एग्जाम वाले का कुछ नहीं मिलेगा। मैम गामा के लिए आफ्टर द नोटिफिकेशन डेट, अब गामा टैक्सेबल है, मतलब इसका मिलेगा, इसका मिलेगा, इसका आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का क्रेडिटेड आईटीसी। अब मैम दूसरा पूछा है कॉमन क्रेडिट क्या क्या है, तो तुम ही बताओ ना इसमें। अब इसमें से तुम चूज नहीं कर सकते क्या क्या कॉमन क्रेडिट है। कॉमन मतलब बोथ द पर्पस के लिए जो यूज होता है। तो देखते क्या क्या हमारे बोथ द पर्पस के लिए यूज था। U, X, Y एंड Z देख लेते, चेक कर लेते। मैम U को किस लिए यूज करते थे? तीनों पर्पस के लिए। कॉमन क्रेडिट यही तो होगा मैम। और क्या था? X भी था, X को एक्सक्लूसिवली लिया था गामा के लिए, पर अब ये बीटा के लिए भी यूज होता है। तो अब सिर्फ क्या हुआ? एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्ट हो गया, बट ये भी कॉमन क्रेडिट है। मैम Y भी कॉमन क्रेडिट है, बीटा गामा के लिए यूज होता है, एक टैक्सेबल है तो एक एग्जेम्प्ट है। मैम Z तो बोल के ही रखा है तीनों प्रोडक्ट के लिए, ये तीनों को ऐड करोगे ये तुम्हारा क्या है? कॉमन क्रेडिट। कॉमन कॉमन कॉमन, अंडरस्टूड? तुमको क्या सॉरी निकालना है? कॉमन क्रेडिट। क्या हुआ? कुछ कंफ्यूज हो रहा है मैम। क्या कंफ्यूज हो रहा? जहाँ पे वही और मिशन वाई मिशन जेड के साथ में। तो वो लिखना, गामा टैक्सेबल हो गया, गामा पहले एग्जेम्प्ट था अब टैक्सेबल हुआ, और अब बीटा पहले बीटा टैक्सेबल था अब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट हुआ। हो गया। मैम ठीक है, वो फ्लिपिंग वहाँ हुई पे है। नील 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 करके क्यों लिया मैम ऊपर? ये हाँ यस मैम। नहीं, पहले तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। आई विल नॉट टेल दिस मशीनरी बाय वन, क्योंकि वहां समझना पड़ेगा। इट इज नॉट एन पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इट इज जस्ट कि तुम्हें वो याद नहीं है गामा और बीटा का क्या होगा। पहले वो सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज था, ऑटोमेटिकली वो एग्जाम के लिए यूज हो रहा है। हाँ दूसरी चीज, पहले आके यूज किया था, पहले आके एट द टाइम ऑफ द पहले ही क्रेडिट हो चुका है क्रेडिट तुम्हारे हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यस मैम। तो जब जिस दिन खरीदा था तभी क्रेडिट हुआ, तो मैं अभी के भी वापस क्यों क्रेडिट करूंगी?
60 मंथ्स तक रहेगा ना वो यूटिलाइज करने के लिए, पहले ही आ चुका हाँ है। यस मैम। तो मैम ये हमको क्या करना था, कॉमन क्रेडिट चेक किया, ये सारा मेरा कॉमन क्रेडिट है, ये रहा मेरा ओवरऑल कॉमन क्रेडिट। मैम कॉमन क्रेडिट में रिवर्सल करना है, क्यों रिवर्सल करना है, बिकॉज इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट नेचर का सप्लाई ऑल्सो। तो कर लो ना, माय टोटल टर्नओवर इज इतना, तो माय आईटीसी कितना है, इतना, तो व्हेन माय एग्जेम्प्ट टर्नओवर इज इतना, तो कितना होगा। मैम कैसे करें, देखो सबसे पहले मैम ये जो आपने आईटीसी बताई एक साथ मिलेगा क्या, एट वन गो, ये कैसे मिलेगा मैम, 60 मंथ्स में। तो मतलब इस मंथ के लिए मेरे पास कितना है यूटिलाइज करने के लिए कॉमन क्रेडिट, मैम इस मंथ में यूटिलाइज करने के लिए इतना है कॉमन क्रेडिट, बिकॉज एक साथ थोड़ी ना मिलता, यू गेट इन 60 मंथ। अभी की अभी तुमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लिया और तुम बोलोगे सारा दे दो, नहीं, दिस इज कैपिटल गुड्स रिलेटेड टू 2,52,000 डिवाइड बाय 60, इतना है, ठीक है। मैम रिवर्सल कितना करें, व्हेन माय टोटल टर्नओवर इज इतना, कैलकुलेट करते मेरा टोटल टर्नओवर कितना है, 10 लाख प्लस 6 लाख 16 लाख, 16 लाख प्लस 9 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल टर्नओवर आ रहा है ओवरऑल 25 लाख। तो मैम 25 लाख जब मेरा टोटल टर्नओवर है, तो मेरा 4200 का क्या है, कॉमन क्रेडिट। तो जब मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है, बिकॉज अब क्या एग्जेम्प्ट है, बोलो, बीटा एग्जेम्प्ट है कि गामा एग्जेम्प्ट है, बीटा। बीटा का टर्नओवर देखो 10 लाख है, तो अगर बीटा एग्जेम्प्ट है, अब इतना टर्नओवर है इस मंथ का, तो मेरा रिवर्सल कितना, ये हो गया तुम्हारा रिवर्सल। अंडरस्टूड, आया। मैम पहले कॉमन क्रेडिट को डिवाइड बाय 60 करेंगे, फिर ये करेंगे यूनिट। क्योंकि एक साथ नहीं ले सकते ना, तो एक साथ रिवर्सल भी थोड़ी ना होगा, जब तुम एक साथ ले नहीं सकते, तो इतना भी अवेलेबल है इस मंथ का कॉमन क्रेडिट, तो उसके रिस्पेक्ट में रिवर्सल इतना, तो ये रिवर्सल, ये रिवर्सल, तो ये हो गया तुम्हारा जितना रिवर्सल करने का बोला गया था एग्जेम्प्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये टोटल रिवर्सल इतना है। तो मैम ये इतना है, अब जीएसटी कितनी पे करनी होगी, तो एक चीज बताओ, जीएसटी पे करना मतलब आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना करना होगा, मैम अल्फा टैक्सेबल है, अल्फा का सेल्स हुआ कितना, 9 लाख, 9 लाख पे आईजीएसटी कैसे कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि तुमको प्लेस ऑफ सप्लाई दिया है और तुमने कहाँ पे सेल किया वो दिया होगा, मैम इतना पे करना है। ये कहाँ लिखा है मैम कि हमको अल्फा के रिस्पेक्ट में ही बताना है, तो ये देखो, assume that all the procurements by the company are from state other than यूपी, पहले ही बोल दिया कि other than यूपी से तुमने प्रोक्योर किया है, और दूसरा सेल्स अगर तुम करते हो तो other than यूपी में you are doing the sales, तो इसका मतलब लगेगा क्या, आईजीएसटी तो एप्लीकेबल होगा, तो इसका मतलब एप्लीकेबल क्या होगा, आईजीएसटी। ये क्वेश्चन में सब कुछ था, जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना इधर उधर इधर उधर, एवरीथिंग वाज देयर इन दिस क्वेश्चन। अब इसको बिना देखे सॉल्व करोगे ना, डेफिनेटली मिस्टेक होगी, डेफिनेटली होगी मिस्टेक, कम होगी तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा होगी तो एक दो बार और करना पड़ेगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम ये क्वेश्चन एक बार लिख के बनता है, और इसमें सब कुछ कवर होता है विद रिस्पेक्ट टू 43 एज वेल एज 42, क्योंकि 42 का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस ये इस तरह का एप्लीकेशन लेवल ही पूछते हैं। डन Ma'am, there we reduced from output tax liability na in mission X. Pardon? In mission X we reduced it from output tax liability. तुम्हारी आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस क्या नहीं समझ में आ रहा, 1000 is an amount for 12 quarters we added it to output tax liability now. Can we take here itself net off? ये लोग नेट ऑफ करने नहीं देते, तुमको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में पूरा डालना है। पहले ऐसा होता था बिफोर अमेंडमेंट, वो होता ही था कि तुम नेट ले सकते थे, फिर इन्होंने कहा नहीं, हमको प्रॉपर क्या चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा पहुंचा और मंथली बेसिस पे रिवर्सल करना। पता है क्यों? इंटरेस्ट भी चार्ज होता है इस पे,
ठीक है, So first we need to take provisional 100% in credit ledger, then we हाँ had to add to output tax हाँ liability. विद इंटरेस्ट रिवर्सल होता है, बट यू डोंट हैव, लकीली यू डोंट हैव इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का एक भी क्वेश्चन, अदरवाइज अच्छा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी होता है उसमें, इसीलिए दे वांट पहले तुम ले लो पूरा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवर्सल विद इंटरेस्ट करो, Reversal with interest. है ना? Okay. Done. So this was your question number 16. अब एक चीज बताऊं, all the question का डिस्कशन वाला पार्ट, रिवीजन वाला वीडियो ऑलरेडी देयर ऑन YouTube फॉर ITC, ठीक है? तो कभी ऐसा जीवन में लगे कि क्वेश्चन का फिर से सारे अंडरस्टैंडिंग लेना है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अदर देन कि क्लास में नहीं करेंगे, बट ऑलरेडी ITC का और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे DT के क्वेश्चन के साथ रिवीजन वीडियो, लेकिन वो प्रीवियस अटेम्प्ट के, बट देयर इज नो चेंज इन दैट क्वेश्चन, तो यू कैन इवन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटायर क्वेश्चन उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। चलो, तो मैम ये तो हो गई हमारी कौन सी बात, ये हो गई हमारी जीवन में सादी सादी बात, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 16, 17 एंड 18। अभी इसमें जो कुछ कुछ छूट रहा है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हमने कुछ स्किप कर दिया हो। मैम व्हेन यू आर सेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अत्यंत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, फोकस इस पे करना। मैम आपने क्या बोला कि द सप्लाई शुड बी टैक्सेबल नेचर का, नॉट एग्जेम्प्ट नेचर का, इन ऑर्डर टू क्लेम ITC। भाई ITC क्लेम करने के लिए टैक्सेबल नेचर का सप्लाई होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं। जया, यू कैन इवन इन्फॉर्म इन द ऑफिस कि टुडे थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, ठीक है? इफ यू हैव ऑफिस इन्फॉर्म कर देना। Ma'am, actually today is the last date for TDS. हो धर्म संकट, क्या करें? अभी कितना है तुम्हें, कितने 11 बजे जाना है ना? Yes, ma'am. ठीक है, फिर तो ठीक है, 10:30 को आई विल बी क्लोजिंग, 10:30 तक चलेगी क्लासेस। चलो, तो मैम अभी ये समझाओ, क्या समझाने का है? आप बोले ना कि एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होना चाहिए, व्हाट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, व्हाट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, ITC के रिस्पेक्ट में अलग दिए, ओनली विथ रिस्पेक्ट टू ITC। तुम्हें पता है क्या पता चलेगा? शेड्यूल नंबर 3 में इट हैज बीन कवर्ड, फिर भी बोलते हैं कि एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ITC ने अपनी ही कहानी की है एग्जेम्प्ट नेचर की, तो बोलते हैं सबसे पहले मैम एग्जेम्प्ट में क्या नहीं आएगा वो समझाओ। मैं जानबूझ के पहले वो समझा रही थी व्हाट इज नॉट एग्जेम्प्ट। मैम क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, पहले इंक्लूजन नहीं बोलना मेरे को, पहले मेरे को क्या बोलना है, व्हाट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। ओ हो, ये क्या लिखा है? एग्जेम्प्ट सप्लाई से एक्सक्लूड कर दिया कि तुम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं हो, एक्सक्लूडेड। मैम ये क्या याद आ रहा है? कितनी देर से तो हम बोल रहे थे ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो एग्जेम्प्ट है। बोला था ना कि वैल्यू ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग द लोन्स। लो भाई, specifically for the purpose of ITC, this is not exempt supply। मैम ये क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम, ये याद आ रहा है? मेगा एग्जेम्पशन में कस्टम स्टेशन से प्लेस आउटसाइड इंडिया तक लेके जाते हो, तो उसमें तो बोला था मैम ट्रांजिट कार्गो वगैरह सारी चीजें मेगा एग्जेम्प्टेड है, उसका सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मेगा एग्जेम्प्टेड। स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट होते हुए भी इसको एग्जेम्पशन से हटा दिया गया है। अब मैम इसका लॉजिक, आई कांट इवन टेल यू द लॉजिक कि क्या सोच के कर रही है। क्योंकि अगर आप एक बार, हाँ अब्दुल मेरे को बोलने, तुम बोलो। नहीं यू टेल। I am thinking that you are asking us the question, ma'am. So that's the reason I am interrupting. नहीं, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू कि तुम ही सोचो कि मैम एक जगह बोलते हैं कि एग्जेम्प्ट करते हैं, तो एक बार खुद ही डिसाइड कर लो ना एग्जेम्प्ट है नहीं, फिर बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू ITC इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। मैम एग्जेम्प्ट नहीं मान रहे तो ये मेरे लिए बेनिफिट है या मेरे लिए लॉस है? अब क्वेश्चन है, अब तुम आंसर दो। मैम अब तो बोल भी रहे हैं कि एग्जेम्प्ट होते हुए भी मान लिया हमने कि तो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो वो बेनिफिट और लॉस? लॉस है, बेनिफिट है। ओहो वाह वाह, Benefit, ma'am. Why? Because we can avail the ITC number. एग्जैक्टली। तो वो बोल रहा है कि भाई हम इसलिए, तुम हमको गलत ही समझते हो, बस तुम्हारे लिए तो गवर्नमेंट है ही बेकार। ये तो देखो उसका इंटरप्रिटेशन,
अगर मैंने इसको एग्जाम्प्ट में कंसीडर कर लिया तो तुम्हारा आईटीसी कम हो जाएगा, योर आईटीसी विल रिड्यूस। क्यों? क्योंकि एग्जाम बढ़ेगा तो आईटीसी तो कम होगा ना। तो हम तो उल्टा और बोल रहे हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है, ये एग्जाम नहीं है, तो इसके ऊपर इसके कारण तुम्हारा आईटीसी रिड्यूस नहीं होने दे रहे, तो दैट इज एक्चुअली बेनिफिट फॉर यू। आप समझ में है रीजन? द मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल रिजल्ट इन एनहेंसमेंट ऑफ आईटीसी, नहीं तो इसके कारण तुम्हारा आईटीसी तो कम हो जाता ना। तो वो तो एक बेनिफिट दे रहे हैं किसको, सप्लायर्स को, ठीक है। अब ये क्या है मैम, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, एक उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर लिया है कि इसको भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर कुछ होगा तो इसको भी हम क्या करेंगे, एग्जाम सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे। When I will record the amendment video, इसका थोड़ा सा I will tell you, क्योंकि मैं भी पूरा स्टडी करूंगी इसको कि ये एग्जैक्टली वर्कआउट कैसे होता है, उससे पहले मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी इसके लिए। तो बस अभी के लिए ये समझो कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इज आल्सो नॉट एग्जाम सप्लाई। मैम फिर एग्जाम सप्लाई है क्या, अब ये बता दो इनके लिए एग्जाम सप्लाई है क्या। तो वही देखो, तुमको क्या बोला, सप्लाई अंडर विच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स है, वो एग्जाम सप्लाई है। तो एक सेकेंड, इंक्लूजन इन एग्जाम सप्लाई, द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शेल इंक्लूड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटी, ठीक है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, when entire consideration received after the completion, एक बार कंप्लीट होने के बाद सामने वाला मुझे पैसा दे रहा है, तो दिस इज ऑल एग्जाम सप्लाई। बट मैम व्हाट अबाउट जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई इज नॉट एग्जाम सप्लाई, उसने इसको टैक्सेबल ही कंसीडर किया। ऑल्दो मैम जीरो रेटेड मतलब कहीं भी टैक्स नहीं, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज टैक्सेबल सप्लाई। अभी समझ में आया? तो क्या मैम ये लर्न करना पड़ेगा? नहीं लर्न करोगे तो एक क्वेश्चन है आगे वो हो नहीं पाएगा तुमसे, तो इसका मतलब लर्न करना पड़ेगा। मैम अभी आप बोल रहे हो कि एग्जाम सप्लाई इंक्लूड सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बोला ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटी इज आल्सो एन एग्जाम सप्लाई। तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी अगर एग्जाम सप्लाई तो उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा, कि क्या वैल्यू है, कितना वैल्यू है कि एग्जाम सप्लाई। तो देखो यहाँ क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी उसने दिया है कि अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए पता है क्या वैल्यू अडॉप्ट करना, वैल्यू अडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के लिए ली है वो वैल्यू अडॉप्ट करना। इसके ऊपर देयर इज अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, पूरा क्वेश्चन नहीं है बट एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस हैव बीन टेकन इन योर क्वेश्चन। उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी किसके ऊपर दे दी, फेयर वैल्यू के ऊपर, और अलग से दे दिया क्या, तुम्हारा ये स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन भी दे के रखा है। तो तुमको पता होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है उसको लेके तुमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई निकालना है, ना कि फेयर वैल्यू। उन्होंने क्या बोला था, फेयर वैल्यू के ऊपर हमने क्या दे के रखा है, ड्यूटी चार्जेस दिए, जबकि ये बोलता है कि वैल्यू अडॉप्टेड जो है फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी उसको चेक करो, वो तुम्हारा वैल्यू बताएगा कि लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। और मैम सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जितना भी सेल्स वैल्यू है उसका 1%, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मानी जाएगी और यही तुम्हारा वैल्यू ऑफ लैंड माना जाएगा। इतने छोटे से पॉइंट पे एन एडजस्टमेंट हैज बीन गिवन। मैम अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हम कि क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो कंपोजिशन से हम आगे रजिस्टर्ड में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, उसका आईटीसी का क्वेश्चन है। मैम उसके बाद क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये जो अभी किया सेक्शन नंबर 43। मैम और क्वेश्चन कैसा हो सकता है, बहुत सारा मर्जर दे दिया जिसमें ये भी देखो कंपोजिट नेचर है या मिक्स्ड नेचर ऑफ सप्लाई है, उसके उस टाइप का क्वेश्चन है कि तुमने लैपटॉप दिया, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग भी दे, कंपोजिट है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपोजिट, यू हैव टू आइडेंटिफाई इंटर और इंट्रास्टेट, और सारी की सारी स्टेप्स जो आज तक कर रहे थे ना, वेदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नहीं है, मेगा एग्जेम्पशन में तो नहीं है, शेड्यूल नंबर 3 में तो नहीं है, ये सब कुछ अब एक साथ कंबाइन टुगेदर आ गया। ठीक है, अगर ये हो गया, मेरे को जितना समझाना था ना, दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू योर आईटीसी मेन। ठीक है, अभी जो बचता है मैम, रुको तुमको भी एकदम तसल्ली करवाते हैं।
ये अभी किया, इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली यू विल हैव क्वेश्चन ऑन दिस। ये क्या है, हमको याद भी नहीं आ रहा मैम कि आपने ऐसा कुछ बताया था आईटीसी एंड जॉब वर्क, नहीं बोला था आपने कि इनपुट 1 ईयर में रिटर्न होना चाहिए, कैपिटल गुड्स 3 ईयर में रिटर्न होना चाहिए, और अगर रिटर्न नहीं हुए तो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, और अगर डीम्ड सप्लाई है तो टैक्स पेबल है। याद है? ये सेक्शन 19 नथिंग जो जॉब वर्क में किया ना, ये कट कॉपी पेस्ट वही है, क्योंकि वहां पे भी आईटीसी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी उसका स्पेसिफिक आईटीसी का प्रोविजन दे हैव गिवन। मैम आपने नहीं बताया था कि मोल्ड्स एंड डाइस क्या होते हैं। मोल्ड्स एंड डाइस की शेल्फ लाइफ अगर छोटी होती तो उसको रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है। और ये क्या करते जा रहे हो, बताना चाह रही हूँ कि इट इज इम्पोर्टेंट, और इतना इजी है, इसके क्वेश्चंस में अभी करवा दूंगी, ये अभी के अभी सारे क्वेश्चंस में इसमें करवा दूंगी। इजी क्यों है, इसके क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं सिर्फ तुमको इसकी पहले क्या करती हूँ, थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ। थ्योरी कुछ भी नहीं। मैम व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नाम से समझो, व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका जन्म हुआ है। किसके लिए? ओनली टू डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट। ठीक है मैम, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या समझते हैं बताते हैं। सबसे पहले गो टू द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। क्यों? सेक्शन नंबर 24। मैम सबसे पहले किस पे जाना है? रजिस्ट्रेशन चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 24। क्यों जाना है सेक्शन 24 पे? वहां बोला था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने बोला था ना कि ये चीज हम वहां करेंगे आईटीसी में डिस्कस। तो मैम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नाम की ये जो चीज है ना, इसको चाहिए क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मैम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मैम सपोज ये मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, ये हेड ऑफिस का क्या है, इसका काम है, ये जितनी भी यूनिट्स है ना, छोटी छोटी, अलग अलग जगह ब्रांचेस हैं, अलग जगह यूनिट्स है, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये जितनी भी यूनिट्स है, सपोज मैम इसने क्या करा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये बोलता है, हेड ऑफिस ने बोला कि मुझे ऑडिट करवाना है। हेड ऑफिस क्या बोलता है? मुझे ऑडिट करवाना है। पेमेंट कौन दे रहा है मैम? कंसिडरेशन इज पेड बाय HO। मैम यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विस बाय दिस ब्रांचेस। एक सेकेंड मैम, यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? ब्रांच। सर्विस इज रिसीव बाय ब्रांच, कंडीशन फॉलो कर रही है ब्रांच। कंसिडरेशन, टैक्स कौन पे करके आ रहा है? HO। अब कौन लेगा? जिसने रिसीव की सर्विस। जो सर्विस रिसीव करता है, जो सर्विस रिसीव करता है, जो सर्विस रिसीव करता है मैम आईटीसी, तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कंडीशन 16 की क्या बोलती है? यू शुड रिसीव द सर्विस। और एक्सेप्शन तो गुड्स के रिस्पेक्ट में दिया, बिल टू शिप टू। एक्सेप्शन तो किसके रिस्पेक्ट में दिया? बिल टू शिप टू, गुड्स के रिस्पेक्ट में। एंड जॉब वर्क तो प्रिंसिपल, वो भी गुड्स के रिस्पेक्ट में, सर्विस के रिस्पेक्ट में, तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। समझ पाए मेरी बात? तो मैम HO भी उदास, हमारा HO, ये भी क्या है? उदास। और ये भी क्या होगा? आईटीसी लेगा तो लेगा कौन? फिर इन्होंने एक चीज बोली कि चलो HO का क्या सिर्फ यही काम है कि तुम्हारे लिए ये सर्विस? ये नहीं, HO के दूसरे काम भी है, बिजनेस भी कर रहा है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अलग है, वो अलग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। बट इफ HO वांट कि ये जो क्रेडिट इतना मेरे पास इकट्ठा हुआ है, आई एम अनेबल टू यूटिलाइज द क्रेडिट बिकॉज मैंने सर्विस रिसीव नहीं की, तो इन सच ए केस वो चाहता है कि जिसने जितना जितना सर्विस को यूटिलाइज किया है, डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट, 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 इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैम जब क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसीलिए बोल रहा है कि only for the purpose of distribution of credit, only for the purpose of distribution of credit। इसको छोड़ो, ये तो अलग से सेपरेट लेना है। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक अलग रजिस्ट्रेशन, सेम HO को 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, 1 फॉर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, 1 फॉर नॉर्मल। अब मैम क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? ऐसा करें कि चल इक्वली कर देते हैं,
सब मेरी नजर में, एचओ की नजर में सारे बच्चे बराबर है, अरे ऐसा नहीं होगा। टर्नओवर के बेसिस पे, इसका टर्नओवर कितना, उस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी। इसका टर्नओवर कितना, प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, समझते हो ना प्रोपोर्शनेट मतलब। तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, टोटल टर्नओवर इतना तो टोटल आईटीसी इतना। तो जब ये ब्रांच 1 का टर्नओवर 10 लेके तो उसको आईटीसी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिटरी मेथड ले दे के जीवन में एक ही चलती है हमारे। मैम क्या आईटीसी जो आप डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप एलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे, कई जगह ब्लॉक्ड आईटीसी भी तो होंगे, क्या वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस, जब तुम्हें नॉर्मल एलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो तुम्हें ब्लॉक्ड आईटीसी भी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैम सपोज मेरे पास टर्नओवर ऑफ क्या है, हमारे पास टर्नओवर ऑफ प्रीवियस क्वार्टर नहीं है, ये प्रीवियस क्वार्टर के टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलता है। नहीं है मेरे पास जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वाला मेरे पास टर्नओवर नहीं है, तो उससे पहले के टर्नओवर देख लो, उससे पहले के क्वार्टर का टर्नओवर चेक कर सकते हो। मैम सुनो समझो क्या, अभी ना ये जो आपने बताया इसमें से सपोज करो इसने कोई सर्विस यूटिलाइज नहीं की, तो फिर उसको क्यों बांटोगे तुम, क्यों उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इन लोगों ने सर्विस यूटिलाइज की तो इनको ही आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैम एक सर्विस ली थी, ठीक है, क्या हुआ फिर उस सर्विस का, वो सर्विस को यूटिलाइज सिर्फ पता है किसने किया, ओनली ये। तो मैम क्या बोलूं, स्पेसिफिकली सर्विस टेकन फॉर दिस ब्रांच। तो मैम फिर आईटीसी किसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसी बात कर रहे हो। स्पेसिफिक है तो सिर्फ स्पेसिफिक वाले को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आया समझ में। अब मैम एक दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई मैम समझो। आप कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है, आपकी ब्रांच कहाँ, पुणे में। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी में मिस्टेक होती है, यही एक मिस्टेक वाला पॉइंट है, बाकी सब तो मक्खन है। मैम आप भी महाराष्ट्र में, पूना कहाँ है, आजकल तो महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। इसका मतलब एचओ आपका क्या है, उसी जगह पे, और आपका ब्रांच भी कहाँ है, उसी जगह पे, सेम प्लेस पे। मैम एचओ ने क्या पे किया पता है, एचओ ने पे किया टैक्स एज एन आईजीएसटी, एचओ पे करता है टैक्स एज एन सीजीएसटी एसजीएसटी। कहीं पे आईजीएसटी वाला टैक्स पे करेगा, कहीं पे सीजीएसटी एसजीएसटी वाला टैक्स पे करेगा। तो मैम जब ये क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। मैम सपोज करो एचओ ने जिनसे सर्विस ली, ठीक है, एचओ ने सर्विस ली ए बी सी डी इन सबके लिए, एचओ ने ए बी सी डी सबके लिए सर्विस ली, हाँ मैम सबके लिए। ये एक बार इसको अच्छे से आप क्लीन कर लेते हैं। तो मैम ये ए के लिए भी सर्विस ली, बी के लिए भी, सी के लिए भी दी। ए पुणे में ही है, एचओ महाराष्ट्र में ही है, यहीं पे है, पुणे में ए है, बाकी ये चेन्नई में, ये कर्नाटक में है, और इसको ले लो पंजाब में, अलग जगह। मैम एचओ ने जो सर्विस ली ना पुणे की किसी कंपनी से, और पुणे की ब्रांच को भी वो सर्विस मिल रही है, मतलब महाराष्ट्र में ही खेल चल रहा था, सर्विस दे दो और ये सर्विस यूटिलाइज करेगा ये सारा ब्रांच। तो मैम पुणे में तो सीजीएसटी एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैम यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल कैसे आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करे या सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करे। क्वेश्चन समझ में आया। मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पे डाउट हो रहा है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं, तो उसको हम डायरेक्टली समझने की जगह अब डायरेक्टली किस पे जाते हैं, क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन में कैसे है, तो किसका काम चालू होता है, अक्षय चलो जल्दी से। Question number, ma'am. We need to see. आईटीसी के 2-3 क्वेश्चन होंगे, एक केरला कर्नाटक वाला होगा, 2-3 क्वेश्चन यू विल फाइंड फॉर आईटीसी। Question number 28, ma'am. It's not only one question, 2-3 questions are there with respect to ITC.
मिल गया अक्षय? 25 to 28. Ma'am, from 24 it's starting. अक्षय इट्स फ्रॉम 24. इज इट कर्नाटक, चेन्नई, पुणे, ये सब लिखा हुआ है 2-3 क्वेश्चंस में? Yes, ma'am, I'm taking photos. I'll send you. ओके. It is shared, ma'am. चलो. मैम ये क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. पूरा ध्यान से पता, बहुत इजी है, बहुत इजी. मैम कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट कहाँ पे? हम सरानी वीवर्स एट मुंबई. ये कहाँ पे? मुंबई. मैम महाराष्ट्र. यही बोलना चाह रहे हो ना कि द एचओ इज इन महाराष्ट्र, मुंबई. ठीक है. तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है और इनको सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन करना है फॉर द मंथ एंड. चलेगा, करो डिस्ट्रीब्यूशन. मैम एक गंगानगर की ब्रांच को करना है जिसका टर्नओवर क्यों दे रहे? मैम टर्नओवर बेसिस पे क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. मैम मधुगिरी ब्रांच, कोसाला ब्रांच और ये हेड ऑफिस मुंबई, ये दे दिया. और मैम ये क्या बताया? ITC स्पेसिफिकली अवेलेबल टू ब्रांच. एक सेकेंड. ITC स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू ब्रांच. ब्रांच वाली ITC देके रखिए. ये समझते? कुछ कुछ तो दिया है. फिर बोलते हैं मैम ये सर्विस कॉमन है बाय ऑल द ब्रांच. क्वेश्चन में स्पेसिफिक ITC भी देके रखा है. ब्रांच वाइज तुमको कितना कितना स्पेसिफिक तुम्हारे लिए वो सर्विस दी थी, तो ही तो बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ITC टू द ब्रांच. क्या यहाँ तक ओके ओके सब? तो ये रहा भाई तुम्हारा स्पेसिफिक ITC टू द ब्रांच. और ये रहा जो मुझे कॉमन डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहली फुर्सत में तो मुझे ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए. यही फॉर्मेट यूज करती है ICAI. ऐसे टोटल क्रेडिट लिख देगी, फिर सारे ब्रांचेस और HO को लिख देगी, और फिर किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कहानी स्टार्ट होती है. मैम टर्नओवर कितना है? 50. टर्नओवर कितना टोटल? ये क्या मैम? 50 लाख क्या, ये 20 लाख क्या, ये 10 लाख क्या, ये 5 लाख क्या, ये 15 लाख क्या? अरे वही तो टर्नओवर देखो ना, यहाँ दिया है 10, 5, 15. और इसका टोटल मेरे को बता दो तुमको, अगर 50 लाख नहीं आता तो. यहाँ पे तो बोला कि मैम ये टोटल टर्नओवर वगैरह. हम जो स्पेसिफिक ITC है वो स्पेसिफिक दे दे, क्या देना ही है. तो देखो मैम हमको गंगानगर का ये स्पेसिफिक ITC दिया था, ये रहा. मैम हमको और किसका दिया था? मुंबई का स्पेसिफिक ITC दिया था. देखो गंगानगर के उधर लिख लिया, वॉट एवर स्पेसिफिक ITC फॉर गंगानगर एंड स्पेसिफिक ITC हियर फॉर मुंबई. अभी सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन है बस गिवन 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 ही तो लिखे मैंने, और कुछ किया क्या? सिर्फ जो गिवन है उन गिवन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि टर्नओवर दिया है, स्पेसिफिक ITC दिया है. लो भैया टर्नओवर स्पेसिफिक ITC हमने लिख दिया. अब ITC of December 2022, 10,000 which was
inadvertently left out, whether the same can be considered in March. दिसंबर का ITC क्या मैं मार्च 2023 में कंसिडर करूं या नहीं करूं? अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, वो समझते हैं कि भाई तुम्हारे पूछने की बात है, हमारी बताने की बात है। All the branches are outside महाराष्ट्र। क्यों लिखा है सारी ब्रांचेस आउटसाइड महाराष्ट्र? यही तो रीजन है। इससे मुझे पता चलेगा आई शुड डिस्ट्रीब्यूट एज CGST और आई शुड डिस्ट्रीब्यूट एज इन फॉर्म ऑफ IGST, क्योंकि मैम सर्विस रिसिपिएंट आउटसाइड द स्टेट है। सर्विस रिसिपिएंट इज आउटसाइड द स्टेट एंड द पर्सन HO वो कहाँ है? HO कहीं और है, रिसिपिएंट कहीं और है, HO कहीं और है। तो मुझे ये देखना है कि CGST के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा या IGST के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिर्फ वही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैम ब्लॉक भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, एलिजिबल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म चेक करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैम ये CGST डिस्ट्रीब्यूट करना है, SGST डिस्ट्रीब्यूट करना है, IGST आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मैम CGST कितना है? 60,000, ये 60,000, ये 1,20,000, ये नोट डाउन हो गया, ये पूरा मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मेरे को बताओ कि ये नोट डाउन करने के बाद मैम सब जगह देखो, गंगानगर पे भी IGST लिख रहे हो, यहाँ पे भी IGST लिख रहे हो, यहाँ पे भी IGST लिख रहे हो, लेकिन मैम यहाँ तो CGST पे किया था आपने, यहाँ पे SGST पे किया था, तो ये CGST SGST IGST में क्यों कन्वर्ट हो गया? नोटिस कर रहे हो मैम? CGST डिस्ट्रीब्यूट करना था तो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त भी इसको CGST बनाते, CGST डिस्ट्रीब्यूशन करना था डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त CGST बनाते। यही तो लॉजिक है यहाँ का। वो बोलता है तुमने भले ही CGST SGST पे किया, बट ये देखो अगर ब्रांच हमारी सेम स्टेट में है तो CGST के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट अगर ब्रांच आउटसाइड द स्टेट है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट इन फॉर्म ऑफ IGST। अंडरस्टूड? अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द फॉर्म ऑफ IGST। अब इसका एक क्वेश्चन देखो, ये सारे वर्किंग नोट लिखने हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिखने। मैम ये क्यों नहीं कंसिडर किया? भाई दिसंबर 2022 का मार्च 2023 में तुम बताओ क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ये रहा इसका रीजन। ITC input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in same month and details shall be furnished in this form। तो बोलता है अगर कोई चीज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन मंथ वाइज है, जिस मंथ का है उस मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करो। कितनी छोटी सी चीज है, थ्योरी, और क्या कर लिया? उस थ्योरी का यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये वो क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ कि पता हो। क्यों मैम पता है? ये देखो यहाँ पे कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस गुड्स, ठीक है। क्या बोल रहा है? कॉर्पोरेट ऑफिस एट मुंबई एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे। समझ पा रहे? ये क्या हो गया मैम? मुंबई में HO मुंबई में है, मुंबई में क्या है? HO, और पुणे में ब्रांच, और एक ब्रांच चेन्नई चली गई। तो यहाँ पे वही चीज हो गई ना, एक ब्रांच मेरी अपनी ही स्टेट में है, तो मैं अगर डायरेक्टली जाऊँ ना डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्लॉज पे, तो एक चीज देखो, जब मुंबई वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब मुंबई की चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही पुणे को, तो पुणे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में यू विल फाइंड CGST SGST ऑल्सो। बट जब ये चीज कहीं और जा रही है, एक जगह भी बता दो तुमको CGST नाम की चीज भी दिख रही है, इट इज ओनली IGST। तो अगर तुम्हारा ब्रांच सेम स्टेट में है, HO भी सेम स्टेट में, तो CGST के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट अगर ये ब्रांच कहीं और है तो डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ IGST। मैम क्रक्स बता दो ना, IGST इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। स्पेसिफिक किसी ब्रांच के लिए है तो स्पेसिफिक उसी को जाएगा, फिर थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैम ब्लॉक्ड क्रेडिट भी सेम मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैम एलिजिबल क्रेडिट भी टर्नओवर वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट अगर सेम स्टेट में HO है, सेम स्टेट में ब्रांच है, तो CGST के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज विल बी, इवन अगर CGST वो IGST के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। मैम सपोज करो कभी डिस्ट्रीब्यूट करते करते ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया,
हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो तुम उनसे रिक्लेम करोगे कि ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें रिटर्न करना पड़ेगा। मैम कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो क्रेडिट अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसकी रिकवरी होती है। मैम जिस मंथ का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है तुम्हारा? नथिंग, दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब तुम इसकी थ्योरी पढ़ के आओ, मतलब पढ़ के मतलब अभी पढ़ो मेरे साथ में। मैम क्या ये सारे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए? क्या हमने रीड कर लिए? सबसे पहले सेक्शन नंबर 20, तो ये बोलता है ISD इज बेसिकली एन ऑफिस दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC। ये ऐसा ऑफिस है जो ITC डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यहाँ और कुछ नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये टैक्सेस पे नहीं, ये क्या नहीं करता, सप्लाई नहीं कर रहा है। ISD के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब इसका एक ही काम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं करेगा ये। इसका मतलब कंडीशंस क्या है मैम? कंडीशन नंबर 1, ISD शुड इशू एन ISD इनवॉइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC। यहाँ पे ये ISD इनवॉइस इशू करेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ITC। मैम जो ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अवेलेबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई अवेलेबल करने को 10 लाख रुपए है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 11 लाख का, हाउ इज इट पॉसिबल? प्रोपोर्शनेट में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ITC is distributed only amongst the recipient to whom service are attributed. उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करो जिनने सर्विस यूटिलाइज की है। मैम ITC distributed among the operational unit only on the basis of ratio of turnover during the relevant period। जो रेलिवेंट पीरियड का टर्नओवर है उस टर्नओवर बेसिस पे तुमको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैम अक्टूबर मंथ का है तो अक्टूबर मंथ का टर्नओवर चेक कर लो, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैम अगर ये नहीं अवेलेबल हो तो क्वार्टर वाला देखना, प्रीवियस क्वार्टर का चेक कर लेना। मैम ISD is required to operate separate registration even though he has a registration। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बाद भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। इंपॉर्टेंट तो ये मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मंथली डिस्ट्रीब्यूशन, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। और ये लाइन सेम लिखी हुई थी आंसर में, डिटेल टू बी गिवन इन GSTR 6, क्योंकि जब तुम रिटर्न करोगे तो रिटर्न में यू विल फाइंड कि यही तो दिया है कि किसका कौन सा रिटर्न का फॉर्म है, फॉर्म नंबर ऑफ द रिटर्न टू बी लर्न। मैम इनएलिजिबल एंड एलिजिबल क्रेडिट भी सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनएलिजिबल अलग, एलिजिबल क्रेडिट सेपरेटली अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैम CGST, SGST, UTGST ऑब्वियसली सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन, CGST का CGST डिस्ट्रीब्यूट, SGST का SGST, लेकिन CGST IGST के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर हेड ऑफिस और ब्रांच अलग अलग स्टेट में है तो। मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे करेंगे बताया था ना, फिर वो यूनिटरी मेथड, जब टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा ITC इतना, जब एग्जाम टर्नओवर इतना तो ITC कितना, ठीक है, या फिर इस ब्रांच का टर्नओवर इतना तो ITC कितना, तो वही ये एग्रीगेट, ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड है। चाहे DT हो IDT हो, फॉर्मूले लर्न मत करना, ये यूनिटरी मेथड निकालना। मैम ITC of IGST डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST, लेकिन मैम यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ दिस, अब तुम ही पढ़ लो इसको और मुझे समझा दो, क्या यही हमने क्लियरली समझा अभी? यही पॉइंट पे तो बार बार क्वेश्चन है। ठीक है जया, डन। लास्ट, ISD shall issue ISD invoice clearly indicating in such invoice that issued only for the distribution of credit। उसके इनवॉइस में क्लियर लिखाना चाहिए, जैसे कंपोजिशन के इनवॉइस में क्लियर होना चाहिए ना, कंपोजिशन टैक्स पेयर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये सिर्फ इनवॉइस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट है, नथिंग एल्स, इट इज जस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। मैम क्रेडिट नोट इज टू बी इशूड, अगर क्या करना है, सपोज करो मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी को, उसका 10 लाख टर्नओवर था, बाय मिस्टेक 11 लाख टर्नओवर काउंट हो गया, एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
तो फिर क्या चाहिए, क्रेडिट नोट इज टू बी इशूड बाय ISD ऑन रिडक्शन ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। अगली बार अगर कम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्रेडिट नोट बता देगा कि देखो ऑलरेडी 1 लाख पहले से ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एडिशनल ITC टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम मैनर, अभी और कोई ITC आता है तो सेम मैनर में यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। बस इसका फॉर्मेट यू शुड रिमेम्बर, इसका फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और तुमको भी पता है। ये रहा क्वेश्चन, इसी के ऊपर है और स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा जब तुम्हारा एक ब्रांच वो सेम स्टेट में देगा। अब ये क्या है, तुम्हारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। वन मोर थिंग, आज तुम और कुछ मत करो, डोंट डू DT, डोंट डू IDT, मतलब IDT सॉरी, ऐसे कैसे बात कर दी मैंने, डोंट डू DT। कल रात को मेरे साथ कनेक्ट करो, नियर अबाउट 8 बजे कनेक्ट करो, 8 से 10 तक चलेगा सबको। कल मैं सारे क्वेश्चंस तुम्हारे करवा देती हूँ, ठीक है। एक बार इसी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऑल द क्वेश्चंस, उसमें कंपोजिशन वाला सारी चीजें, तो फिर तुम करोगे तो तुम्हें थोड़ा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ITC के क्वेश्चन एक एक को नहीं तो तुम आधे आधे घंटे निकाल लोगे, ठीक है। तो आज तुम कुछ मत करो, सिर्फ ITC को जीवन में पूरा बोलते हैं ना, इसी के ऊपर है हम, वो करो। एंड नेक्स्ट संडे वी विल कनेक्ट फॉर रिफंड और वो एलिमेंट्री प्रोविजंस। तो कल सुबह की, कल से तुम्हारी फाइनली जिंदगी का वो पल जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, कल से तुम्हारी मॉर्निंग क्लासेस नहीं होगी IDT की, बट टुनाइट वी विल कनेक्ट 8 to 10 फॉर द पर्पस ऑफ टुडे, नॉट टुडे, टुमारो वी विल कनेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस। क्वेश्चंस करके रखो, सॉल्व मत करो क्वेश्चन, बट एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार किस टाइप का और मुझे क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। एटलीस्ट जब मैं समझाऊं तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पहले मैं पढ़ लूं, वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस, दैट इज योर ITC के क्वेश्चन, ठीक है। आज करूंगी ना तो 2 घंटे और तो मुझे नहीं लगता तुम लोग झेल पाओगे, बिकॉज ITC मेरा फेवरेट है। तो मेरे को तो मैं तुम 6 घंटे क्या 10 घंटे पढ़ा लो, मेरे को बड़ा मजा आता है उसमें। मैम पेज 9.2 में एक डाउट है मैम, like he told that we need to communicate to registered person. अब पेज नंबर 9.2. 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ। जय, यू हैव टू लीव तो चलेगा, तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव, जाओ तुम्हारा TDS का काम करो, ठीक है। टुमारो यू हैव टू कनेक्ट, फिर नहीं बोलना मैम क्वेश्चन डिस्कशन थे हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलो ओके, 9.2 कहाँ पे 9.2? Point B में last the details of ITC in respect of such invoices or debit notes have to be communicated to the registered person. मेरे इसमें क्या है लिखा? Are you talking about page number 9.2? 9.2 eligibility and conditions for taking ITC. B में second point में last bulletin. The details of input tax credit in respect of invoice of debit note has to be communicated to registered person in GSTR to be. हाँ पूछो। What is the communication? Because it will be auto populated to the recipient number. Communication means what? That is the only thing. He has to accept. जब तुम्हारा ऑटो पॉपुलेट होता है ना उस केस में, तो वो सिर्फ ऑटो पॉपुलेट होके छोड़ नहीं देता, सामने वाले परचेसर को उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि ओके आई एक्सेप्ट दिस, ऐसा। तो ये 2-way कम्युनिकेशन है, उसने सेल्स पर्सन ने लिख दिया उससे काम नहीं चलेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके आगे का जो रिटर्न है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली द एंड ऑफ द मॉर्निंग सेशन, लास्ट सेशन टुमारो एट नाइट 8 to 10, ठीक है। माइट भी 10:30 तक हो सकता है, बट एटलीस्ट फाइनली IDT डन। मेंटरिंग अब जो मैं टारगेट दूं वो करते जाना, नहीं तो टेस्ट सीरीज छूट जाएगी, क्योंकि अगर तुम ढंग से करोगे नहीं तो टेस्ट कैसे दोगे? आर यू गेटिंग? तो आई विल प्रिपेयर स्केड्यूल, जैसा स्केड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग रिविजन लेक्चर के लिए वी विल कनेक्ट, बट वो नाइट में ही होगा। रिविजन लेक्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू इन द मॉर्निंग, वो हम रात को ही कनेक्ट करेंगे। और अगर अक्षय यू आर अनेबल टू ज्वाइन
तो रिवीजन वीडियो तो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, बट कोशिश करना ज्वाइन कर लो तो बेनिफिशियल तो वही रहता है, ठीक है। चलो ओके। हाँ 1 second मैम।